देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। ये एक अंश था हिंदी के शानदार कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता का। हम आज बात करेंगे एक नक्शे पर बसे दो देशों की, जिन्हें अंग्रेज नक्शानवीस सिरिल रेडक्लिफ ने सन 47 में बांट डाला, और इतनी लापरवाही से कि सीमा जिन इलाकों से गुजरने वाली थी, रेडक्लिफ ने उनका कोई मौका मुआयना भी नहीं किया था। वो इस काम के लिए 8 जुलाई 1947 को भारत आए थे और सिर्फ 6 सप्ताह तक यहाँ रुके थे। फिर भी इसी कार्यवाही के नतीजे में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया। आज हम इसी विभाजन की कहानियां सुनाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इतिहास के तथ्यों का गठन नहीं होगा। हम आपको उन लोगों की कहानियों से वाबस्ता करेंगे जिन्होंने विभाजन के दंश को भुगता, जो फलाने कमीशन और अलानी मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। आज होंगे उन्हीं सबके किस्से। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब और उसके किस्से। इसी कड़ी में आज की किताब है विभाजन, भारत और पाकिस्तान का उदय, जिसे लिखा है यास्मीन खान ने, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश इतिहास की व्याख्याता और केलॉग कॉलेज की फेलो हैं। हमारी और आपकी सुविधा के लिए इसे हिंदी में अनुदित किया है सरोज कुमार ने, जो एक पत्रकार हैं। ये किताब पेंगुइन प्रकाशन के बैनर तले आई है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। भारत में लोगों को 3 जून 1947 को पता चला कि बंटवारा अब होकर रहेगा। लोगों को ये खबर रेडियो, रिश्तेदारों, मित्रों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और बाद में सरकारी पर्चों के जरिए मिली। देश की 40 करोड़ आबादी के हजारों भूमिहीन किसानों के एक बड़े हिस्से तक ये खबर कई हफ्तों तक नहीं पहुंच पाई। कुछ लोगों को तो भारत में अंग्रेजी हुकूमत के अंत के साथ 2 नए देशों के उदय के बारे में तब पता चला, जब 1947 की गर्मी के महीनों में यहाँ मारकाट शुरू हो गई और लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर किया जाने लगा। नेताओं को शरणार्थियों के दुख और उससे दोनों का सामना करना पड़ा था। जब नेहरू हरिद्वार के एक कस्बे में शरणार्थियों से मिलने गए थे, तो उन्होंने शरणार्थियों को ये बताकर सांत्वना देने की कोशिश की थी कि जानमाल का नुकसान सीमा के दोनों तरफ हुआ था। उर्दू पत्रकार शौरिश कश्मीरी ने शिविर में पसरे तनाव को कुछ इस तरह महसूस किया था। हम आपको उनके आर्टिकल का ही अंश पढ़वा रहे हैं। कुछ नौजवान जिनके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया था और जिनकी बहनें और बेटियां पाकिस्तान में छूट गई थीं, वो पंडित नेहरू को घेरे हुए थे। उन्हीं में एक लड़का अपना आपा खो बैठा और उसने पंडित नेहरू को एक तेज थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री के गाल पर एक थप्पड़। लेकिन नेहरू ने उससे कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उन्होंने सांत्वना देते हुए उस नौजवान के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वो नौजवान जोर से चीखने लगा, मेरी माँ मुझे वापस दो, मेरी बहन को मेरे पास लाओ। पंडित जी की आंखें डबडबा उठी। उन्होंने उस नौजवान से कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन चाहे भारत हो या पाकिस्तान, जिस दुख से हम घिरे हुए हैं वो हर जगह एक जैसा है। हम दोनों को इससे पार पाना है। पर रात चाहे कितनी ही गहरी हो, गुजर जाने के लिए होती है। उन्हीं दिनों का डॉक्टर खुशदेव सिंह से जुड़ा एक उम्मीद के रेशों से भरा किस्सा हमें मिला। विभाजन के वक्त में सुखदेव एक अस्पताल के अधीक्षक थे और 1947 में पटियाला सरकार के टीबी रोग सलाहकार थे। उन्होंने उस इलाके के राशनिंग ऑफिसर के रूप में भी काम किया था। एक बार उन्हें इस बात की खबर लगी कि स्थानीय मुसलमानों के एक बड़े समूह के पलायन की खबर को उन्हें ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर ही लीक कर चुके हैं, और बदले की भावना से ग्रस्त लोगों ने शहर से बाहर निकलने के लिए उनके रास्तों को घेर लिया है और वो हमले की फिराक में हैं। इसके बाद खुशदेव सिंह ने शरणार्थियों को गुप्त तरीके से बाहर निकालने की एक योजना बनाई और उन्हें एक दूसरी दिशा में रवाना कर दिया। इस सब के बाद जब सभी मुसलमान परिवार बच गए, तो डॉक्टर खुशदेव सिंह को धन्यवाद के 317 पत्र मिले, जिनकी और जिनके परिवार की उन्होंने जान बचाई थी। ऐसी कई कहानियां हमें उस दौर में मिलती हैं, जब गुजरानवाला शहर कांग्रेस कमेटी के पंजाबी अध्यक्ष निरंजन दास की हत्या भी एक घायल मुसलमान को गुस्साई भीड़ से बचाने की कोशिश के दौरान की गई थी। लेकिन हर बार भीड़ नहीं जीतती थी। एक ऐसी भी घटना हुई जब किसी अनजान पुलिसकर्मी ने एक आक्रामक दल को सिर्फ एक लाठी के सहारे पछाड़कर 200 सिखों की जान बचाई थी। इतिहास लेखन के इतिहास को देखते हुए इसके पर्याप्त कारण है कि विभाजन को एक नई सोच और करीबी नजर से देखने की जरूरत है। ये 20वीं सदी की सबसे भयावह घटना थी। लाखों लोग मारे गए और अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर किए गए। 1947 का विभाजन साम्राज्यवादी अकड़ के खतरों और कट्टर राष्ट्रवाद की प्रतिक्रियाओं का अंतिम अध्याय है। अच्छी या बुरी परिस्थितियों में दोनों देश दक्षिण एशिया
में एक दूसरे के अगल बगल खड़े हैं और इन विरासतों के साथ अपना जीवन सफर तय कर रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से ने 1947-48 में सबसे बड़े विस्थापन और सबसे खतरनाक हिंसा का सामना किया था, लेकिन कुछ बरसों बाद जिस गति और जिस तरीके से इन दुर्घटनाओं के निशान परिदृश्य से गायब हुए, देखने वाले चकित रह गए थे। संसाधनों की किल्लत के बीच अन्न की टोकरी कहे जाने वाले पंजाब में फिर से खेतीबाड़ी होने लगी। बाजारों और शहरों के पुराने मोहल्लों को नए तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया था। पुरानी व्यवस्था के समाप्त होने और नई व्यवस्था के शुरू होने के साथ ही विभाजन की बदलती धारा में सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक बदलाव होने लगे थे। लेकिन आज भी सरहद के दोनों तरफ लोग 1947 की घटनाओं की भूली बिसरी यादों के साथ जीते हैं। हम यहाँ आज़ादी के बाद हुई एक महत्वपूर्ण घटना के साथ आपसे विदा लेंगे। 4 जून 2005 को 75 वर्षीय बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी कराची में थे, जो कभी पाकिस्तान की राजधानी थी। उन्होंने सफ़ेद संगमरमर के एक स्मारक की सीढ़ियों पर अपने कदम रखे। आडवाणी ने बैंगनी और गुलाबी रंग के फूलों से बनी एक बड़ी माला मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर चढ़ाई। आडवाणी ने बाद में वहाँ के विजिटर रजिस्टर में लिखा कि जिन्ना एक महान व्यक्ति थे। आडवाणी की जिन्ना के बारे में टिप्पणी जाहिर तौर पर उनकी खुद की पार्टी के नेताओं की नज़र में पाखंड थी। भाजपा सदस्यों ने आडवाणी से पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। यास्मीन इस घटना पर 2 सवाल उठाती हैं कि क्या आडवाणी भावुक हो गए थे और भावुकतावश गलती कर बैठे थे, या पार्टी को नई दिशा देकर इसके चुनावी आधार को और मजबूत करने की उनकी एक सोची समझी रणनीति का यह हिस्सा था। यास्मीन लिखती हैं कि आडवाणी भी 1947 के विभाजन द्वारा विस्थापित एक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके परिवार के लोग भी उन 1 करोड़ 20 लाख लोगों में शामिल थे जिन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ दिया गया था। आडवाणी अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने पुराने घर और स्कूल भी गए थे। संयोग ये कि उस स्कूल से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी पढ़ाई की थी। आडवाणी ने उस समय अपनी सच्ची भावना व्यक्त करते हुए कहा था, लोगों के प्रेम और सच्चे उत्साह से मैं वाकई हतप्रभ था। मैं मानता हूं कि अपनी भावनाओं और विचारों की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण मुझे कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। हम चलते चलते फिराक गोरखपुरी की मशहूर गज़ल के एक शेर के साथ आपसे विदा लेते हैं। सर ज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। किताबी बातें के आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।